अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस मार्क के हक में अजीम कामयाबी हासिल करने के बाद आज भी मुल्क भर के तूल अर्ज़ में यौम तशक्कुर मनाने का सिलसिला जारी रहा। DGI इस्पियार ने भी मुख्तलिफ असातिज़ा से और तलबा से इस हवाले से बातचीत की और जो पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल थी उस पर भी उन्होंने बहुत खुलकर बात की और तलबा को और असातिज़ा को मुत्तहिद रहने की उन्होंने अपील की और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनके हवाले से भी कुछ बात हुई। अगरचे कि यौम तशक्कुर मनाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उसके साथ साथ भारत के साथ जो सीज़ फायर हुआ वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वो 18 मई तक हुआ था, जिसके अंदर अब एक दिन बाकी रह गया है। तो भारत के साथ ये सीज़ फायर की मुद्दत को बढ़ाने के लिए क्या दोबारा बातचीत होगी या ये सिलसिला आलमी ताकतों की सालसी के नतीजे में खामोशी से यूं ही चलता रहेगा? आलमी ताकतें अगरचे के पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी को अप्रिशिएट कर रही हैं, उसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को एक बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। ये हर हवाले से एक बड़ी कामयाबी तो ज़रूर है, लेकिन इस कामयाबी के बैकड्रॉप में भारत ने आबी जहारियत का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और भारत का एक नया मनसूबा सामने आया है जिसके ज़रिए से वो दरिया चिनाब और दरिया जेहलम के पानी को टनल के ज़रिए से डाइवर्ट करना चाहता है। तो क्या मुज़ाकराती अमल के दौरान पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर सिंध तास मुआहदे को दोबारा फाल कराने में किरदार अदा करेगा? इसके साथ बताएंगे नाज़रीन आपको कि जहाँ पर अस्करी महाज के ऊपर तो सीज़ फायर हो चुका, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की बात करें तो सियासी हालात के हवाले से भी सीज़ फायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतलात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी से बहुत से मामलात पर गौर कर रही है, जिसकी वजह से डील की बातें दोबारा मंजर आम पर हैं। हो क्या रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर एहतजाज की धमकी क्यों दी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तजज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब और देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपसे गुफ्तगू करने से पहले अगरचे कि बहुत दिनों तक हम जो वतन अजीज़ के दिफा के हवाले से अफवाज पाकिस्तान अस्करी महाज पर सरगर्म थी और सारा फोकस पूरी कौम का इन मामलात की तरफ रहा, पूरी कौम के अंदर एक यूनिटी थी, इत्तेहाद का एक एलिमेंट बिल्कुल वाज़े था। लेकिन अब वो उस मार्के को हमने तो मार्के हक को तो हमने फतह कर लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अब दोबारा मामलात उसी तरफ आ रहे हैं जहाँ पर जो हमारी पोलिटिकल एंगल से हमारे कुछ मामलात तय नहीं हो पा रहे थे और एक अदम इस्तेहकाम से हम दो चार थे। अब मामला दोबारा वो अंडर डिस्कशन है और जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने क्या कहा ये सुनते और फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। जी खास साहब, एहतजाज की सियासत की दोबारा धमकी दी है। जो पहले PTI सड़कों पर आने का प्लान किया करती थी, अगर 26 नवंबर के बाद मोमेंटम उनका वो नहीं बन सका, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर हम होश के नाखुन लें, रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स किन को ये कह रहे हैं और वाकई उनको होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपने कंडक्ट के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है? 3 पॉइंट इन्होंने बयान किए हैं अपनी गुफ्तगू में। सलमान अकरम राजा साहब ने सीनियर वकील हैं जी बिल्कुल, जब तक ये इंडिपेंडेंट वकालत करते रहे इनका और बड़ा इमोशनल भी हैं। हाँ, बड़ा इज्जत से नाम लिया जाता रहा है इनका, लेकिन जब से इन्होंने PTI ज्वाइन की है थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, ये जो उन्होंने बयान किया है कि होश के मसाइल इतने पैदा किए हैं, मुश्किलात इतनी खड़ी की हैं, तो बंदा डिस्टर्ब हो ही जाता है। अर्ज करता हूँ ना, मुल्क की सलामती की मुश्किलात बड़ी है या ये मुश्किल बड़ी है। उस वक्त याद होगा कि मैंने आपके ही प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि कौमी सलामती का मामले पे आपने शर्तें नहीं लगानी। बिल्कुल ऐसे उस वक्त PTI के लोगों ने शर्तें लगाई ना कि जी उनको बुलाएं, किनको बुलाएं। अगर APC भी नहीं हुई और अकेले फ़ौज ने पूरी कौम के साथ मिलकर ये मार्का सर कर लिया, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये बात मेरी लिख लीजिए, ये एक बहुत बड़ा पछतावा है। होश के नाहन लेने की बात कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, होश के नाहन किसी और ने नहीं लेने, PTI ने खुद लेने हैं। यही हमने इंडिया को ऑफर किया कि डायलॉग करें। अब क्या होगा? साहब, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान साहब के। हुमायूं साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान ने के शाना बशाना जो एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया और दुश्मन के खिलाफ एक अजीम कामयाबी हासिल की इस मार्क के हक में, इस ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल के ऊपर इसको किस निगाह से देखा जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहीं यौम तशक्कुर मनाया है इस अजीम कामयाबी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जिस दिन ये पाकिस्तान ने बिफिटिंग रिस्पांस दिया था जी, उस दिन पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में कोई
225 के करीब जगह पे जो रैलीज निकली थी वो पीटीआई ने रैलीज निकाली थी। कराची में, पिंडी में कोई 12 जगहों पे और मुख्तलिफ जगहों पे, पिशावर में, केपी में मुख्तलिफ जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे निकली थी। और यौम तशक्कुर जरूर मनाए। आप ये देख लें जी कि ये जो जंग हुई थी इसमें 2 जगहों पे महाज खुले थे। जी एक महाज था जो मैदान जंग था, जहां पे हमारी अफवाज थी, जहां पे आप ये समझ ले बर्री, बहरी और फजाइया ने जो अपना कमाल किया है, और उसके साथ जो उनके साइबर वॉरफेयर विंग है उन्होंने जो किया। और एक दूसरा महाज, वो महाज था जिसको DGISPR ने भी एक्नॉलेज किया, जिसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी जी एक्नॉलेज किया। बिल्कुल वो था सोशल मीडिया में नैरेटिव का वॉर। एग्जैक्टली उसमें पीटीआई के लोगों ने एक्चुअली सबसे ज्यादा उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। तो अगर अच्छा आप ये पूछें कि पीटीआई ने किया है, तो पीटीआई ने तो सबसे ज्यादा किया है। ये तो बहुत उस खुशाइन बात है narrative- जी नहीं, इसमें खुशाइन बात की बात नहीं है, ये हमारा फर्ज है। देखिए 2 चीजें हैं। मेरी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, मेरी क्या कह सकते हो, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी इंटरफेरेंस के साथ जो डिफरेंसेस है वो अपनी जगह पर हैं, वो चलते रहते हैं, वो इंटरनल है। लेकिन जब ये बात आ जाती है मुल्क की, तो हमारा तो हमेशा से मौकफ यही था। इमरान खान क्या कहता था, ये मुल्क भी मेरा, ये अफवाज भी मेरी। तो आप समझते हैं कि जो वही मामला जो इस जंग से पहले जारी था, अंडर डिस्कशन था कि मामला कैसे हल होने हैं, और कुछ इतलात भी आ रही हैं कि बातचीत का सिलसिला जारी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की, वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई के ओवरऑल रोल को अप्रिशिएट किया, DGISPR ने तमाम सियासी जमातों के किरदार को अप्रिशिएट किया। तो एक साजगार फजा तो बनी है। आपको लगता है जो आपके हल तलब मामलात हैं उसकी तरफ कोई बातचीत का आगाज होने जा रहा है या हो चुका है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी बातचीत से ना नहीं की। हाँ, हमारा एक थोड़ा सा अब ये देखिए, बाज लोग कहते हैं करते नहीं है, या करते हैं कहते नहीं है, वगैरह व्हाटएवर इट इज। हम लोगों ने ओपनली कहा है कि देखो, बात ये है कि अगर हम लोगों ने इस मुल्क को सही रास्ते पर लेकर आना है, तो जी जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बिठाना चाहिए। जुडिशरी हो गई, एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई है, ये सारी मिलकर बैठे हैं, वंस एंड फॉर ऑल चीजों को डिसाइड करके करेंगे। हमारा बेसिक मौकफ है। लेकिन चले ठीक है, अगर आप कहते हैं कि अब सवाल ये है कि हम एक लेट्स से हम आपस में एक क्लैश की सूरत में थे और डायरेक्ट क्लैश में थे। जी अब किसी वजह से एक इंडिया की लड़ाई की वजह से जब हमें मौका मिला और हम सारे जुड़ गए, इकट्ठे हो गए, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी हिमाकत क्या होगी कि हम दोबारा उससे पहली वाली पोजीशन पे चले जाएं। खत्म होगा, बिल्कुल ठीक, उससे चीजें आगे बिल्कुल बढ़ेंगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ा राइटली आपने पॉइंटेड किया डॉक्टर साहब। इतलात ये हैं कि 6 मई को एक गैर सियासी शख्सियत ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात की है, और वहां तय पाया था कि आने वाले दिनों में मामलात बेहतर होते दिखाई देंगे आपको। लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई की तरफ से भी जो एक मोरल सपोर्ट चाहिए वो मिलनी चाहिए, और वो मोरल सपोर्ट मिली। अब मामला बेहतरी का सफर शुरू करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर अपील की जो दरखास्तें थी फिक्स हो गई, नोटिस नैब को सर्व हो चुके हैं। शामुद कुरैशी साहब आज सुबह हॉस्पिटल में मुंतकिल हो गए, और एक आपके कारकुन थे 9 मई को उनको रिहा भी कर दिया गया। तो आपको आपकी इतलात के मुताबिक या जो इंडिकेशंस हैं वो आपको लगता है कि उस गैर सियासी शख्सियत की मुलाकात के बाद वाकई मामलात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये नजम सेठी साहब ने बताया है, अपने प्रोग्राम में बताया है। अब उसमें बहुत सारी देखिए इस तरह की चीजें होती हैं। उन्होंने खुद भी क्लैरिटी के साथ कुछ उन्होंने इशारे दिए, सब कुछ दिए। अब होता यह है कि इस तरह की चीजों के ऊपर कमेंट करना अब मुझे समझ नहीं आती क्या करूं। लेकिन अगर आप कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, अगर आप ये समझते हैं कि किसी को दिल का दौरा पड़े या किसी को प्रॉब्लम हो जाए और आप उसको उसके बावजूद भी ना शिफ्ट करें डॉक्टरों को कहने के, तो फिर अगर आप कहते हैं कि ये तो इसको तो मैं नहीं मानता। हाँ, मैं मानूंगा तब कि बाकी चीजें बेहतर हुई है। जैसे मैंने आपको कहा है कि आप बेशक एकदम नहीं खत्म करना, ना खत्म, लेकिन आप CPM जो कहते जी देखिए, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने जो नजम सेठी साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि देखो, मैं अदालतों के तहत जेल आया हूं, मैं अदालतों के तहत ही जेल से बाहर और वो तो निकलूंगा, सभी के वरना मामलात मैं किसी- अदालतों के जरिए से ही खत्म होते रहे हैं। हमारी तारीख में देखें तो अदालतों से बाहर तक कभी कोई केस खत्म नहीं हुआ। तो अदालत देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बदकिस्मती के पाकिस्तान की अदालतें जो है ना,
आज से नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान की अदालतें हमेशा से पिछले 1954 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान की अदालतें लोगों के मार्शल लॉ को वो करती थी, हमारे पीसीओ के जजेस बनते रहे, वो सारी होती रही, तो हमारा कोई बहुत अच्छा वो माजी तो रहा नहीं है। तो हमारी अदालतें यूज होती रही, आज भी यूज होती रही है। आपका ये जो पूरा पूरा, अगर मैं फर्ज करें मैं चीफ जस्टिस की जगह होता, मुझे बना भी दिया करते चीफ जस्टिस में आते, साथ ही सबसे पहले फुल बेंच बनाता, कहता कि ये बताओ ये चीज ठीक हुई या नहीं हुई, लेकिन चले जो हो गया सो हो गया, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या है? सेनेटर आगे साहब कैसे जो हो चलेंगे? गया आगे सो हो गया। अभी आपने गुफ्तगू फरमाई है, ये मैं तो बारहा आपको अर्ज करता रहूं, आज बड़ा अच्छा डिफाइन किया है आपने। सियासत और रियासत बिल्कुल लहदा चीज़ें, ये तो हम शुरू दिन से पीट रहे हैं कि हम इसके दरमियान फ़र्क करें। आप IMF के लोगों को ख़त ना लिखें कि वो पाकिस्तान को कर्जा ना दें, तो बड़ा मैं खुशाइंद समझता हूं कि आपने इस बात को और PTI ने रियलाइज़ कर लिया है कि सियासत और रियासत बिल्कुल लहदा चीज़ें। कौमी सलामती का मामला बिल्कुल लहदा है। क्या वाकई बाकी PTI ने भी ये सीख लिया है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, आप जो बात कह रहे सही कह रहे, मैं उससे इत्तेफाक भी करता हूँ और मैं उससे इख्तिलाफ भी करता हूँ। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, जब मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी कंपनी में दो लोग ऐसे हैं जो आपका जो भी फाइनेंसेस है उसको साइफन करके कहीं और लेकर जा रहे हैं या उसका यूज नहीं कर रहे, तो आप अभी इनकी थोड़ी सी फंडिंग रोक दें ताकि ये चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि उसका पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो जाए। तो मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ। दूसरी चीज जो आपने कहा है कि हम लोगों ने किया, देखिए हमारे पास में चाहे वो PMLN थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने इस किस्म की बातें की है। हम तो यहाँ तक गए हैं कि हम लोगों ने किसी और मुल्क के एजेंडा के पास होते हुए हमने कहा कि यार हमारे छुरी में मैं आपकी जगह होता, मैं भी ये कहता कि मेरी वो पीठ पे छुरा घोंप दिया गया, या मैं भी ये कहता कि ये सारी चीजें जो है ना, ये पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती रही है। उनको छोड़े, हमने आज के दिन में इस जंग के दौरान में ये कहा है कि हम लोग तो दहशतगर्दों को पिछले 30 साल से वो कर रहे, ये जी। सारी चीज पाकिस्तान को, सब लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसे वो कहते हैं दो राहे पे आ गया जहां से दो रास्ते जाते। एक रास्ता हम एज अ नेशन बन के निकल सकते हैं, दूसरा रास्ता हम इसी तरीके से आपस में लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आप उस रास्ते में चले जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रहेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक। हमारे लोगों ने अभी तक वो करे, उस रास्ते पे मत जाएं, उस रास्ते पे जाएं जहां पे हम कौम बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये चांस अल्लाह ताला कभी कभी देता है, कौमों के नसीबों में कभी कभी आता है, इसको मत जाया होने दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत राइटली आपने पॉइंटेड किया, ये बड़ा गोल्डन मौका है, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिसका तकाजा है कि इस कौम को मुत्तहिद रखा जाए और जो हमारे सियासी तनाज़ात हैं उनको मेरिट के ऊपर अदालतों में हल होना चाहिए, और जो बिला वजह अगर कुछ मुकदमात बने तो डेफिनेटली वो ख़त्म होने चाहिए। सेनेटर हमारे मोहम्मद साहब हमारे साथ थे, सर आपका बहुत खास साहब, आपने भी सियासी गुफ्तगू सुनी और कुछ इतलात भी ऐसी हैं, इंडिकेशंस भी ऐसी हैं, और डेफिनेटली जब भी हमारे सियासी मामलात होते हैं, जब वो हल होने की तरफ बढ़ते हैं, अदालतों के साथ साथ सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होता है, बैकडोर बातचीत चलती है, दरमियान में ग्रंटर इन्वॉल्व होते हैं, फिर मामलात अदालतों में जाके ख़त्म होना शुरू होते हैं। इतलात यही आ रही है कि वो दरख्वास्त, वो अपील जो कई महीनों से फिक्स नहीं हो रही थी, अचानक फिक्स हुई, फिर नैब को नोटिस हुए। आइंदा हफ्ता बहुत अहम तस्वर किया जा रहा है। ईद के आसपास की इतलात हैं कि कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, चूँकि तमाम स्टेक होल्डर इस बात के ऊपर कन्विंस हैं कि हमें मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और चूँकि खान साहब ने भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, पॉजिटिविटी शो की है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मरहलावार मामलात आगे बढ़ सकते हैं। पहले फेज़ के अंदर शायद बुशरा बीबी की जो उनकी सज़ा है वो मुअत्तल हो जाए, हो सकता है कि दोनों की भी एक वक्त सस्पेंड हो जाए, तो मामला तो उस तरफ जा ज़रूर रहे हैं जो एक लीगल प्रोसीडिंग्स है, और डेफिनेटली जब लीगल प्रोसीडिंग इस तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि बैकडोर मुज़ाकरात ने भी कुछ ना कुछ इसके अंदर अपनी चमक दिखाई है। तो हम भी तवक्को करते हैं कि मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब हम सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने जा रहे हैं, उसी मौके के ऊपर अब एक दिन रह गया है जो हमारे सीज़ फायर की खिलाफ, बस सीज़ फायर हमारा हुआ है, तय हुआ है। आलमी अक़वाम आलम की काविशों के नतीजे में आलमी मीडिया पाकिस्तान की इस ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। हमारा न्यूट्रल मुकाम के ऊपर बैठने के हवाले से बात तय हुई, मोदी अभी उस पर बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अभी जारियत उसने शुरू की हुई है।
आप खुद काफ़ी दिन आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुजारे, सूरत-ए-हाल है क्या और ये सीज़ फायर आगे एक्सटेंड होगी या ऐसे खामोशी से मामलात रहेंगे और एक दिन अचानक खबर आएगी कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मीटिंग मामलात भी हो गए और ट्रंप की प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है कि पाकिस्तान और भारत दोनों खुश हैं, तनाज़ा हल हो गया और अब तिजारत होगी? अच्छा भट्टी साहब, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो इबरतनाक शिकस्त मोदी सरकार को हुई है जी, इससे तिलमिलाहट तो में नज़र आ रही है, उनके वाज़े बयानात तौर भी, पर है। ठीक जी। है ना, तिलमिला रहा है भारत बहुत ज़्यादा। और दूसरा एक और भी उर्दू की एक मुहावरा है कि रस्सी जल गई पर बल बल नहीं ना गए। गया, जी। अभी राजनाथ की गुफ्तगू भी सुनी आपने, जयशंकर की भी सुनी हमने। हाँ, तो ये अभी मामला उस तरह, लेकिन इसमें हम तो अरसा दराज से कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का ये तारीखी मौक़िफ़ है कि मौक़िफ़ ये है कि कोई मुज़ाकरात किसी जगह पे डायलॉग करें, 1 to 1 करें, नहीं करते, वो बात करने पर आमादा नहीं हो रहे थे। अब जबकि इस मामले में दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बात की हामी भरी है और उन्होंने कहा हामी में इस वजह से भरी है कि दोनों मुल्कों की क़यादत ने मुझे यकीन दिलाया है। जी, अब वो बीच में आ गए। सबसे पहला ट्वीट उन्होंने किया सीज़ फायर का, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा जो भारतीय जयशंकर ने इसके उधर से इसाक डार साहब ने उसको इंडोर्स किया। जी। अभी DGMOs के जो राब्ते हैं उसी तसलसल में 18 मई को उनका दोबारा राब्ता होना है। ठीक है। कोई भी फरीक अगर ज्यादती करेगा तो फिर उसको डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी मोल लेना पड़ेगी। ठीक है ना। इंडिया अभी छोटी मोटी शरारतें कर रहा है तिलमिलाहट में, उसको शिकस्त जो है ना हजम नहीं हुई। ठीक है ना, उसके लिए हजम करने में भी आपको पता है इतनी सख्त चीज़ है, तो टाइम तो लगता है, इतना बेदा भी उनका नहीं है, क्योंकि और ये हजम होने भी नहीं लगी। मोदी इसकी वहां प्राइस पे करेगा, पॉलिटिकल कीमत इसको चुकाना पड़ेगी, हर सूरत सियासी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को भी और मोदी को भी। बिल्कुल ठीक। अब भट्टी साहब, मरहला ये है कि हमने क्या करना है जी, अभी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे लिए हमने हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। ये जो चांकियाई सियासत के अलंबरदार हैं मोदी और इसकी जो टीम है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सारे लोग, हाँ, इनका पूरा एक माजी है। ये हर बार वादा किसने किया था हक़ खुदरादे देने का कश्मीरियों को? नेहरू ने किया था जी, इंडिया ने किया था जी, यूनाइटेड नेशन में किया था जी, ना ये। फिर ये भागे, ये बात पर भागते हैं। हमारा शुरू दिन से मौक़िफ़ है, आइए बैठिए बात कीजिए। अब ये मामला ट्रंप ने तय करना है, हम सब उस इंतज़ार में हैं। लेकिन ये बात 100% मैं आपको कह दूं, ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों से हटने वाला मामला नहीं है। ठीक। ये जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जी, इन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ जाना है। बिल्कुल ठीक। ये जब तक सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट उनको नहीं मिल जाता, उस वक्त तक ये मसला भी लटका रहेगा और कशीदगी बरकरार रहेगी। दूसरा, पानी का मसला आ गया है। अब पानी के मामले पर जैसे आपने खुद फरमाया है कि अभी जारिया शुरू कर दी गई, इस मामले पर अगर कोई मजीद, अभी तो बातें हो रही हैं, कभी वो स्पेलवे खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कोई अमली इकदाम हुआ, मैं आपको बता दूं, आपने इस जंग में हजमियत देखी। हम बारहा इसी प्लेटफार्म से आगाह करते रहे हैं कि आप किसी गलतफहमी में न रहें। अभी बहुत सारे वाहमे उनके मीडिया के भी और उनकी क़यादत के भी, क्योंकि उन्होंने जो हमारी तस्वीर उधर पोर्ट्रे की है कि यहाँ बड़ी गुर्बत है, बहुत बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान बिल्कुल बैंकक्रप्ट हुआ पड़ा है। लेकिन जब उनको जवाबी हमले का जवाब मिला है उनको, तो फिर उनके 14 तबक भी रोशन हुए हैं और वो थोड़ा सा नशा भी उतर गया है। अभी काफ़ी ज़्यादा नशा उतरना है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये करना है कि इस मौके, पानी हमारी, आपको पता है पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है जी। और ये बारहा तजियाकार ये बता रहे हैं कि आने वाली जंगें पानी पर होंगी। अगर उसने कोई इकदाम किया तो फिर यहाँ से वो जवाब जाएगा, जैसे अब जवाब आया ना, इसी तरह का जवाब आएगा। ये फिर मामला हल होने वाला नहीं है। अभी वक्ती आप ये समझ लीजिए, इसमें ठहराव आया है। जब तक कोई बैठक नहीं होती उस वक्त तक कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल है। भारत को न्यूट्रल मुकाम के ऊपर बैठ के जो मुज़ाकरात की कमिटमेंट थी उसको फौरी करना चाहिए और उसके साथ आबी जारियत का भारत ने जो नया प्लान बनाया उसको जहन में रखना चाहिए। अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया गया तो उसका जवाब है, उसका जो रद्द-ए-अमल है वो भारत की तवक्को से ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद साहब से कि किस तरीके के साथ बैंक ऑफ पंजाब ने मुख्तसर अरसे के अंदर ग्रो किया है और आने वाले दिनों के अंदर पंजाब की समाजी और दही तरक्की के अंदर बैंक ऑफ पंजाब क्या किरदार अदा करने जा रहा है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री का बड़ा और माया नाज नाम। वो नाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी खिदमात और अपने काम की वजह से अपना नाम मनवा चुके हैं
और आप यकीनी तौर के ऊपर जान गए होंगे ज़फ़र मसूद साहब वही शख्सियत हैं जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक परवाज़ मई 2020 में कराची में वो जो त्यारा गिरकर तबाह हुआ था, जिसके नतीजे में 98 अफराद जहाँ भाग हुए थे, लेकिन उसमें 2 सर्वाइवर थे, जिसमें एक ज़फ़र मसूद साहब भी थे। ज़फ़र मसूद साहब ने उस इंसिडेंट के बाद अपनी ज़िंदगी को न सिर्फ बदलने का सिलसिला जारी रखा, बल्कि अब बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने का सिलसिला भी उन्होंने शुरू किया हुआ है। यही वजह है कि रिसेंटली उन्होंने अपनी एक बुक लिखी सीट 1C, जिसका हम कहें कि उसका जो थीम लाइन है अ सर्वाइवर्स टेल ऑफ होप, रेजिलियंस एंड रिन्यूअल, ये उनकी उसकी एक थीम है। तो हमने सोचा कि ना सिर्फ उनकी बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से भी थोड़ी सी बात की जाए, उनकी पाकिस्तान की और कुछ शोबे में खिदमात हैं उस हवाले से भी बात की जाए, लेकिन ये जो बुक है जिसकी इस्लामाबाद में रिसेंटली लॉन्च हुई, तो उस हवाले से भी ज़रूर बात की जाए। ज़फ़र मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप सदर बैंक ऑफ पंजाब के तौर के ऊपर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उस हवाले से भी हम यकीनी तौर पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। मई 2020 जब PI का त्यारा गिर कर तबाह हुआ, आपने सर्वाइव किया, उस लम्हे आपके माइंड में क्या था, और उसके बाद जब आप आगे ज़िंदगी को आपने चलाने का सिलसिला शुरू किया, तो कैसे इस सिचुएशन के साथ अपने आप को कनेक्ट किया कि आज आप दूसरों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए मुतहरिक हैं? बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया GTV। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम बैक एंड टॉक टू यू एंड टॉक टू वाया GTV टू दी ऑडियंस। आपने बड़ा जो सवाल पूछा उसके काफ़ी पहलू हैं, और उसका काफ़ी जो कहते हैं ना फुल अंग्रेज़ी में फुली इनकम्पसिंग क्वेश्चन। वो दिन तो बड़ा नॉर्मल दिन था। इट वाज जस्ट अनदर डे वेयर एवरीथिंग वाज नॉर्मल। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैक होम बिकॉज ईद की सेलिब्रेशन। और मैं काफ़ी उस दिन सेटिस्फाइड आदमी था, क्योंकि बहुत इनहिबिशंस थे व्हेन आई वाज जॉइनिंग बैंक ऑफ पंजाब के। कैसे हालात होंगे बैंक के, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मेरे लिए टू मेक एन इम्पैक्ट और चेंज। बट जब मैंने वहाँ तकरीबन 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा स्पेंड किया बैंक के अंदर, तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत उम्दा काम हुआ था। स्टेबिलिटी बैंक में आ चुकी थी, और अब वो ग्रोथ मोड में आने की सिचुएशन में था, और हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि एक इम्पैक्टफुल काम होगा फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द पीपल इन जनरल। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी सोहेल भाई, वो मेरे लिए ये थी कि वो वाक़या पर से तो बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनल और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जो उसकी लर्निंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट। राइट। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इट्स इम्पोर्टेंट कि मेरे पे, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, इनकम्बेंट अपॉन मी, जी, कि मैं वो जो लर्निंग्स हैं मेरी वो मैं सबसे शेयर करूं। राइट। क्योंकि वो लर्निंग्स ऐसी हैं जो यूनिक लर्निंग्स हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने मौत को इतने करीब से देखा है और फिर वो बच के वापस आए, और वो अपनी लर्निंग्स बता सकते हैं कि उसको क्या फीलिंग होती है, ताकि इंसान अपनी प्रायोरिटीज़ को और अपने आप को तैयार कर सके अकॉर्डिंगली। तो ये मोटिवेशन थी किताब लिखने की, और मेरा नहीं ख्याल था, और मैंने किताब जो है ये सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से लिखी थी। जो किताब मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो किताब में मैं चीज़ें देखना चाहता हूँ, मैंने उस हिसाब से इस किताब को लिखा था। मगर जिस तरह इस किताब को पजीराई माशाल्लाह से मिल रही है और जिस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है, ये मैंने कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया था सोहेल भाई। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मैं उसका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम। जिसके रिजल्ट आपके सामने आपके सामने बिल्कुल ऐसा है। पंजाब बैंक का पंजाब के अंदर बिलखुसूस सोशल अपलिफ्टमेंट में और इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन का शेयर कर सकें, जो डिफरेंट प्रोग्राम इस वक्त आप रन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके, उनका वॉल्यूम क्या है, साइज़ कितना है? जो अभी हमारा एक प्रोग्राम जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ साइज़, वो है किसान कार्ड का प्रोग्राम, जो हमने 75 बिलियन रुपए के एक साइकिल में लोन देने हैं, जो तकरीबन 150 अरब रुपए के लोन बन जाते हैं साल के अंदर। इसी तरह ही हमारा जो ये SME का प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने जो अभी प्लान बनाया है वो ये कि अगले 3 साल में हमने 150 बिलियन रुपए के लोन देने हैं। अभी जो इत्तेफाक की बात ये है कि जो इतना सक्सेसफुल रहा है कि उसमें जो एक वाला पोर्शन है किसान का अपना SME कार्ड वाला, किसान कारोबार कार्ड वाला, वो तो एग्जॉस्ट हो गया है। हमने ऑलरेडी 50 अरब रुपया जो है वो दे दिया है उसके अंदर, और अब उसका हमें फेज़ 2 लेके आना पड़ रहा है, और अभी हमने लॉन्च किया था ये फरवरी में। और वो अब हम मई में बैठे हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुका है। इस तरह ही बाकी प्रोग्रामों में भी हमारी रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। अपनी छत अपना घर है, वो 100 अरब रुपए का प्रोग्राम है, उसमें 33 अरब रुपए
ऑलरेडी 34 अरब रुपए डिसबर्स हो चुके हैं। जून से पहले पहले हमने 50 करने हैं, और दिसंबर से पहले पहले हमने 100 अरब रुपए जो है 150 अरब रुपए डिसबर्स करने हैं 1 लाख घरों के लिए। ओके। तो ये सारे बड़े इम्पैक्टफुल प्रोग्राम हैं जिसकी बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर। सब एक और बड़ा प्रॉब्लम रहा है माजी के अंदर, और डिफरेंट पब्लिक सेक्टर के और बैंक के साथ शायद अभी भी हो, कि जब बैंक ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फेस करना बहुत पड़ता अच्छा सवाल है, है। मेरिट की वायलेशन होती है, पैसा फिर बाद में डूबता है। बहुत अच्छा अगर सवाल। कर्ज दिया है तो तमाम SOPs को फॉलो नहीं किया, बाद में रिकवरी डूब गई, फिर नैब के केसेस बने, और जो पब्लिक मनी है सालों तक वो फिर मुख्तलिफ हाथों में बस लुट चुकी होती है। आपको इन प्रोग्राम्स को रन करने में, किसी को लोन देने में, उसकी रिकवरी में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कोई या प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा? सुहेल भाई बहुत ही आपने, और मैंने बड़ा खुश हुआ कि आपने सवाल पूछा है। देखिए बात ये है सुहेल भाई कि जब आप जो है ना, जब ये प्रोग्राम एक तो जब कंसीव हो रहा हो प्रोग्राम, तो उस वक्त आपका इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़रूरी है, ठीक, ताकि आप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं कि वो डिपॉजिटर का जो पैसा है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। वी आर द ट्रस्टी ऑफ द डिपॉजिटर्स मनी। सो देयरफॉर जब हम स्ट्रक्चर ही ठीक कर लेते हैं तो तकरीबन आपकी 90% प्रॉब्लम जो है ना वो आसान हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्रेडिट क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हमने लोन देना है, उसमें गवर्नमेंट जो है ना वो उसने हम पे ट्रस्ट किया और उसने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है कि ये क्रेडिट क्राइटेरिया जो है वो आप डिटरमिन करेंगे और आप फॉलो करेंगे। हम आपको डिक्टेट नहीं करेंगे कि आप ये करें और ये ना करें। Wonderful. हम आपको लार्जर फ्रेमवर्क बता देंगे, लेकिन आपने उसके नीचे जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए अपने क्रेडिट क्राइटेरिया को फॉलो करना है। इसका क्रेडिट CM पंजाब को डेफिनेटली 100% उनको जाता है अगर उनकी लीडरशिप ना हो, बिकॉज उनको भी पॉलिटिकल बैकलैश लेना पड़ता है इस चीज़ का कि जी आप इतने लोन रिजेक्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, मगर शी अप्रिशिएट्स एंड अंडरस्टैंड्स ऑल ऑफ दिस, और वो रिव्यू बड़ा रेगुलरली लेती हैं। उनको पता है इस बात का कि क्या हम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, एंड देन शी स्टैंड्स बिहाइंड अस एंड दैट हेल्प्स अस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ डूइंग द डिसीजन ऑन मेरिट। तीसरी चीज़ ये, किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल प्रेशर हम पे कभी नहीं पड़ता कि आप इनको पैसे दें या ना दें। हाँ, अगर आपने किसी को पैसे नहीं दिए तो उसकी एक आपके पास कोजेंट रीज़न होना चाहिए, और वो आप उनको अगर रीज़न देते हैं तो मैंने आज तक कभी फेस नहीं किया कि उन्होंने आगे बैकलैश कहा हो कि। और जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुहेल भाई, वो होती है सब्सिक्वेंट रिकवरी। अब जब इस मैस स्केल के ऊपर आप काम करते हैं ना, तो वो रिकवरीज हो नहीं सकती जब तक कि गवर्नमेंट की मशीनरी आपके पीछे नहीं खड़ी होती। तो हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है ना, वो हमारे पीछे खड़ी हुई हुई इन प्रोग्राम के अंदर, और वो रिकवरी में हमें बहुत बड़ी हेल्प कर रही है। जो हम अब ये चाहते हैं कि हम उसको इंसेंटिवाइज करके एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बना दें, ताकि हम इंस्टीट्यूशनली उनको यूज़ करते रहें सब्सिक्वेंटली, और इन प्रोग्राम की सस्टेनेबिलिटी रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, ये बड़ी जो कि बहुत खुश आइंद है, और डेफिनेटली ये जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफ पंजाब, आई थिंक ये दूसरे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में भी इसको फॉलो करें तो मेरे ख्याल में पब्लिक के लिए बड़ा फ़ायदा हो सकता है, और मेरिट की और ट्रांसपेरेंसी की जो उसको जो इंश्योर करना है वो भी ड्रीम फुलफिल हो सकता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ पंजाब और बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर तो आपने जिम्मेदारियां अदा की। OGDCL का नाम आप बैठे हो, जिक्र ना हो, चूँकि आप चेयरमैन हैं OGDCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और काफ़ी अर्सा यहाँ पे भी आपको खिदमात सर अंजाम देने का मौका मिला। OGDCL पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस के अंदर एक बैकबोन और स्ट्रेटजिक कंपनी तस्वर की जाती है, लेकिन माजी के अंदर हमने देखा कि उसकी जो प्रोडक्शन थी ऑयल एंड गैस की, वो डिक्लाइनिंग साइड पे थी। प्रोडक्शन जो न्यू डिस्कवरीज कम थी, और जो डिप्लीशन रेशो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। MD OGDCL MIR लक साहब अपॉइंट हुए, बोर्ड ने कौन सी ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी और कम्बिनेशन डेवलप किया कि रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला कि पाकिस्तान की पुरानी फील्ड से ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज इन्हेंस हो गई है, और सब ने तमाम इदारों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। वहाँ पे आपने क्या रोल प्ले किया एज ए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आपके पूरे बोर्ड ने? सुहेल भाई, OGDC जो है ना वो एक ऐसा इदारा है जो मेरे ख्याल से इस मुल्क की किस्मत बदल सकता है। ओके। And I don't think we appreciate the importance of this organization. I'm very fortunate that I've been given the opportunity to become the head of the board of this very significant organization. And जो सबसे important चीज़ थी OGDC की हिस्ट्री भी आपको पता है रही है जी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमारा फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें की सूरत। अच्छा, एक लेगेसी चली आ रही थी OGDC के अंदर कि कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, कॉर्पोरेशन में CEO और चेयरमैन एक ही होता था। ओके। तो हमने पहले तो एक काम इस चीज़ के ऊपर किया कि जो बोर्ड का रोल है हम उसको ज़रा बॉक्स इन करें और डिफाइन करें
कि बोर्ड का रोल जो है ना वो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर है, वो ऑपरेशनल लेवल पे नहीं है। करना था क्वेश्चन कि आप डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी रही कि अब OGDCL ENP कंपनी से हटके एक एनर्जी कंपनी का एक रूप धार रही है और माइनिंग की तरफ भी जा रही है? जी अच्छा, मैं इस पे आने से पहले एक चीज़ बस यहाँ आखिरी बात ये करना चाहूँगा सुहेल भाई कि OGDC का जो मार्केट शेयर है ना जी, वो बड़ा है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स अगर आप देखेंगे तो, बिल्कुल ऐसे। मगर मेरे लिए ये कोई फ़ख्र का मकाम नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी ये देखता हूँ कि अल्लाह करे कि OGDC की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ यूं ही बढ़ती जाएं इस तरह वो बढ़ रही हैं, लेकिन उसका मार्केट शेयर कम होता जाए, बिकॉज मेरे मुल्क को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है और बाकी सारे प्लेयर्स जो है ना वो भी उस तरह ही बिहेव करें और उस तरह ही रिएक्ट करें और उस तरह ही परफॉर्म करें जिस तरह OGDC कर रही है। तो मैं ऑल्दो OGDC की अपनी परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन what has been there in the past, but I wish and hope that entire sector will behave that way, inside will perform that way and deliver. बिल्कुल ठीक। जो माइनिंग वाली आपने बात की वो बहुत ज़रूरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मामला, हमारी एक नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन जो बनती है सुहेल भाई, वो बनती ही माइनिंग सेक्टर में है, बिकॉज आज जो पूरा एक्सप्लोरेशन का काम है उसको अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और आगे लेके जाएंगे तो वो माइनिंग की तरफ ही बढ़ता है और वहीं जाता है। उसी किस्म की ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसी किस्म की HR की रिक्वायरमेंट है, उसी किस्म का आपको DNA चाहिए और पेशेंस कैपिटल चाहिए जो जनरली कंपनीज में नहीं होता, जो माइनिंग के लिए आपको ज़रूरत है। सो देयरफॉर वी थिंक दैट वी कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन माइनिंग। उसके अंदर हमने ये रियलाइज़ किया कि हम वी बीन एबल टू शोकेस पाकिस्तान एज अ नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी फॉर कॉपर इन द वर्ल्ड आफ्टर चिली। जिस तरह चिली ने इसको बड़ा कैपिटलाइज किया था, ज़ैम्बिया उसको नहीं उस तरह कैपिटलाइज कर सका, चिली ने किया था। द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान इज कॉपर, एंड आई थिंक वो माइनिंग के हद तक हम काफ़ी हद तक पाकिस्तान को इस मैप पे डाल पाए हैं कि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड वी नीड टू परस्यू इट। मैंने सुहेल भाई अभी वो भी आपने कवर किया है, बल्कि मेरा वो मैंने फिर सब्सिक्वेंटली एक मीटिंग की मैनेजमेंट के साथ विद OGDC, जहाँ पर हमने ये डिसाइड किया कि अब हमने रोड शोज़ करने उन इन्वेस्टर्स के साथ फॉरेन जो यहाँ आए थे और उनको अलोर करना है और उनको कन्विंस करना है और मोटिवेट करना है कि वो पाकिस्तान आए और हमारे साथ इन्वेस्ट करें इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के अंदर फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, इम्पोर्टेड एनर्जी पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की आवाम और ज़र मुबादला के ज़खायर सब पर एक बहुत बड़ा बोझ है, और अब सिचुएशन ये है कि हम ना ज़र मुबादला के ज़खायर इसका मज़ीद दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं ना ही अवाम। OGDCL पाकिस्तान की इंडिजिनस रिलायंस बढ़ाने के लिए अपनी इंडिजिनस रिसोर्स के ऊपर बिलखुसूस इंडिजिनस एनर्जी की ज़रूरत पूरी करने के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? कौन से ऐसे पॉलिसी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि अब OGDCL का जो रोल है इससे मज़ीद आगे बढ़ सकता है और एक OGDCL पाकिस्तान को मुल्की वसाइल के ऊपर इन्हिसार करते हुए एक सस्टेनेबल अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाई कर सकती है? सुहेल भाई अगेन आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा और आपसे यही एक्सपेक्टेशन है। आपसे हमेशा हमें पता होता है कि आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी होती है और आपकी माशाल्लाह से जो दस्तरस है ना मौजू पे वो भी बहुत अच्छी है। आपने बिल्कुल जो है ना क्रस का सवाल पूछा। देखिए जब तक हम इंडिजिनस एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे वी विल रिमेन वल्नरेबल टू एनर्जी सिक्योरिटी। और जिस तरह ये दुनिया इवॉल्व कर रही है ना ओवरऑल, ये वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, ये पर्ल्स जो है ये बढ़ते जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। एग्जैक्टली। सो देयरफॉर हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और आगे लेके चलना चाहते हैं। पॉलिसी लेवल के ऊपर जो 2-3 बहुत मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो ये कि हमें एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए अपस्ट्रीम सेक्टर में। आज वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट नॉलेज बेस्ड रेगुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता और हमें वो रेगुलेटर की ज़रूरत है। क्यों कि अब सिचुएशन ये है कि हर फील्ड और उसमें जो हर वेल है उसकी हर एक की कॉस्ट बड़ी डिफरेंट है। तो आप एक उसकी एक अपफ्रंट कॉस्ट नहीं डिटरमिन कर सकते। हर एक के डायनामिक्स अलग हैं, किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट अलग है, लिहाजा आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करने के लिए सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट अलग है। एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो एक कॉस्ट प्लस फार्मूले की तरफ जाएं।
नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी ज़फ़र मसूद साहब की। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात हुई, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात हुई, एनर्जी सेक्टर के हवाले से बात हुई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक जो सीट 1 है, ये लाजमी पढ़िएगा, जो कि ये इस्टेब्लिश करती है कि कोई भी रुकावट हो, कोई भी चैलेंज हो, आपका अज़्म हौसला बुलंद है, विजन में क्लैरिटी है, तो आप सबसे बड़ा टारगेट भी मुश्किल तरीन और नामसाद हालात में भी अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।